गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 7 जुलाई। ओके, और यहाँ पे आप सभी जानते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, टॉपिक को कवर करते हैं हम लोग, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर के लिए 10 जगह भागने से अच्छा है कि आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ें। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना तो 35 से जो 40 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, आप वहां पे 30 से 35 क्वेश्चन आप बना लोगे। कुछ कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं कि बनना ही नहीं चाहता वो क्वेश्चन। ठीक है, तो कम से कम एवरेज 35 क्वेश्चन आप बना लोगे। अगर आप चाहते हैं फाइनल करना तो ये पेपर आपके लिए है। सबसे पहला टॉपिक क्या है यहाँ पे, देखिए बिहार में जो है ना गहन पुनरीक्षण पर निर्वाचन आयोग। ठीक है, और यहां पर बात करेंगे, यहाँ पे यही टॉपिक है ना आज का, कुछ चेंज तो नहीं हो गया, देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यही चल रहा है। तो यहां पर देख लीजिए, बिहार अभी न्यूज में चल रहा है। 2-3 कारणों से चल रहा है। पहला तो एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, LNO। ठीक है, क्योंकि वहां पर देखा जा रहा है कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जा रही है, पहला ये। दूसरा इलेक्शन को लेकर काफी न्यूज में चल रहा है। तो यहां पे बात किया गया है, जो गहन पुनरीक्षण जो निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश दिया गया है कि हम जो है ना अपने वोटर लिस्ट को क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं। मान लीजिए जो मतदाता पहले जीवित थे अब नहीं है, नए मतदाता इसमें जुड़ रहे हैं। बहुत लोग प्लान कर जाते हैं, कहीं और राज्यों के वासी बन जाते हैं, या आप देखोगे तो यहाँ पे जो फर्जी मतदाता होते हैं उनको हटाने के लिए हम लोग रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे विपक्ष वाले जो आरोप लगा रहे हैं ना कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो केंद्र सरकार के इशारों पे काम कर रही है, एक तरह से कहा जाए तो पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे कार्य कर रही है। हमने कुछ दिन पहले भी ये आर्टिकल को कवर किया था, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कह दिया और उन्होंने तर्क दिया कि जो वोटर लिस्ट होता है उसको रिव्यू करना, उसको अपडेट करना इलेक्शन कमीशन का काम है वो। ठीक है, चलिए यहां तक तो बढ़िया है। क्वेश्चन यहां से पूछता है, ये है क्या नाम है इनका, महुआ मोइत्रा। ठीक है, वेस्ट बंगाल की सांसद है आई थिंक। तो इन्होंने जो है ना इलेक्शन कमीशन के जो आदेश हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बोल रही है कि ये जो है ना संविधान के खिलाफ है, जो वोटर हैं उनके अधिकारों के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी का जो है वायलेशन कर रहा है। यहां पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। कुल मिलाकर आर्टिकल 32 से क्वेश्चन पूछता है। तो आर्टिकल 32 बता देते हैं क्या है। जब आपका फंडामेंटल राइट, जब मेरा फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है किसी वजह से, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अधिकार हमको आर्टिकल 32 के तहत मिला हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a) से भी क्वेश्चन पूछता है। जो प्रेस आपने देखा है उसको ये पावर यहीं से मिला हुआ है। ठीक है, और 324 आपको पता ही है, 326 आपको पता ही है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, मतलब विधि के सामने सारे लोग इक्वल होंगे, चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो। ठीक है, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को लिया है ताकि आप लोग इस चीज को पढ़ते रहें और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अभी देख लीजिए, आपसे पूछेगा कि खबरों में रहा या न्यूज़पेपर के सुर्खियों में रहा राइटर्स क्या है। तो राइटर क्या है, तो ये जो है ना एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है। ठीक है, राइटर्स आपसे यही पूछेगा राइटर्स क्या है, तो दे देगा वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेगा या क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ वर्ड बोल देगा आपसे, इस तरह की ऑप्शन बनाएगा आपको। तो आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी, ध्यान रखिएगा। न्यूज में क्यों आ गया था, क्योंकि अभी देखा गया है जो ट्विटर, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे और वर्तमान में इसको एक्स बोलते हैं, तो यहां पे इनकी खाता को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया था। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी, और अभी हो रहा है ब्रिक्स का समिट। ठीक है, ब्रिक्स से लेकर क्वेश्चन यही पूछेगा कि ग्लोबल जो जीडीपी होता है, ग्लोबल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो आपको बता दें कितना है इसका, 25 से 30% का कंट्रीब्यूट करता है। पॉपुलेशन की अगर बात करें कि ब्रिक्स का पॉपुलेशन जो है ना पूरी दुनिया का कितना परसेंट है, पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ये है 40%। ट्रेड की अगर बात करें हम लोग, ट्रेड व्यापार को लेकर, तो ये जो है ना 20% ट्रेड को कवर करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे यहाँ 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी घटना घटा, ठीक है, उसकी हम जो है पूरी निंदा करते हैं और हम ब्रिक्स मेंबर से भी जो है इस चीज को निंदा करने का अपील करते हैं। और यहाँ ब्रिक्स के सभी मेंबर ने इस चीज को माना है।
ठीक है, कि आतंकवाद को हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। ओके, चलिए, तो ब्रिक्स के बारे में यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, जो हम फैक्ट बताए ना, ध्यान रखिएगा। अभी ब्रिक्स में आई थिंक 11 मेंबर हो गए ना, अभी हाल में इंडोनेशिया भी मेंबर बना है इसका, इंडोनेशिया, याद रखिएगा, ठीक है, इंडोनेशिया भी क्या बना है, मेंबर बना है। ये है चिराग पासवान। और आपको बता दें, बिहार में भी एक मुद्दा उठ रहा है सरकारी नौकरी में बिहारियों के लिए, मतलब जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, अभी आप देखा होगा कि टीचर का वैकेंसी बहुत लाखों लाखों में आया है और बहुत सारे राज्यों के वहां पे फॉर्म भर रहे हैं और वहां पे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो बिहार वासी, उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में सबसे पहला अधिकार किसका होना चाहिए, बिहारियों का होना चाहिए। और इन्होंने तर्क दिया कि आप देखोगे अदर स्टेट में, जैसे यूपी हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे जितने भी टीचर वैकेंसी होता है ना, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो वहाँ के वासियों के लिए रिजर्व रख देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए टीचर का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें 2 पेपर रखेगा, 1 पेपर और 2 पेपर। दूसरा पेपर को पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए झारखंड का है, तो यहाँ पर झारखंड का सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, झारखंड सब्जेक्ट अलग कर देगा। और चाहे यूपी का आप देख लीजिए, तो यूपी का एक अलग ही लैंग्वेज रहेगा, महाराष्ट्र का देख लीजिए अलग लैंग्वेज रहेगा, इस तरह का देखा गया है। हरियाणा में भी आपने देखा कि जितने भी प्राइवेट जॉब रहेगा उसमें 75% हरियाणा वासियों के लिए रहेगा। तो ऐसे जो है ना कई एग्जाम्पल हैं, इसलिए बिहार भी जो है ना इस मुद्दे को लेकर उठा रहा है कि पहला हक बिहारियों का होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं और हमारी पार्टी इलेक्शन जीतती है, तो हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहां से मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या ये सही है, लेकिन जब ये मुद्दा नीतीश कुमार जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है और हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। देखिए, इलेक्शन का टाइम है, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, ध्यान रखिएगा। यहां से मेंस का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये हमारे होम मिनिस्टर अभी न्यूज में क्यों आ गए, सहकारिता मंत्रालय बहुत दिन से न्यूज में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी सेंड किए हैं, लोग वहां पे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो जितना भी हम क्वेश्चन को देते हैं ना, वो आपका करंट न्यूज में रहता है और ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हमने 5P क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। 5P जो है ना, ये जो पहल है, ये सहकारिता जो आंदोलन है, ये सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। साथ ही आपको बता दें, पैक का भी गठन किया गया है, सहकारी समिति का, ताकि ऋण मिल सके कृषि से जुड़ा हुआ गतिविधियों के लिए। फिर हमने कल भी देखा था त्रिभुवन दास पटेल, जो कि सहकारिता आंदोलन के अग्रदूत थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब। और सबसे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी कौन है, बीजेपी, क्योंकि इसके जो मेंबर है, एक्टिव मेंबर कितने हैं, 12 करोड़ का आबादी है, ध्यान रखिएगा। और आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि सहकारिता जो समितियां होती है, उनके सामने क्या चैलेंजेस है और सरकार ने इसे निपटने के लिए क्या कदम उठाया है। तो चैलेंजेस में आप बताओगे पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी, फंड, जागरूकता का अभाव। सरकार ने क्या पहल किया है, 5P के बारे में बात करोगे, पैक के बारे में बात करोगे, ठीक है, और भी बहुत सारे स्कीम है, लेकिन यहां पर 2 चीज लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा। फंड का अभाव है यहां पे। देखिए, ये एडिटोरियल पेज का है और यहां पे इंपॉर्टेंट ये है ना कि बिहार जैसे एग्जाम, जैसे कि आप देख लो, आप यूके पीछे से दे रहे हो, उत्तर प्रदेश का पीछे से दे रहे हो, तो हर राज्य का कुछ ना कुछ समस्या होता है। जैसे बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, तो अभी कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कानून व्यवस्था मेंस में कुछ क्वेश्चन पूछता है यहां से, कानून व्यवस्था को लेकर। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है बिहार में, पलायन, जॉब नहीं है लोगों के पास, आधारभूत संरचना नहीं है बिहार में, और क्या है, एजुकेशन जो है ना दर काफी कम है, लोग यहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो हर राज्य का स्पेसिफिक होता है, ध्यान रखिएगा। मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में बिहार को विकसित बनने के लिए किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा, तो ये सब चैलेंजेस है बता दीजिएगा। और सरकार ने प्रयास किया है, जैसे सात निश्चय योजना हो गया, ठीक है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारे पिंक ऑटो, बहुत सारे स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इस मुद्दे को उठाया है। ये देखिए, अभी यहाँ पे अमेरिका का नेचर देखिएगा कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या, जैसे रसिया यूक्रेन का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन इतना कैपेबल नहीं है कि रशिया से लड़ सके, लेकिन वो लड़ रहा है, क्यों, क्योंकि यूक्रेन को जो है ना वेस्टर्न कंट्री अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इसको हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो फ्री में नहीं दे रहा ये लोग, अब इस पर दबाव बना रहा है यूक्रेन पे कि आपको जो हम फंड दिए इतना, ताकि आप अपनी सॉवरेनिटी को रक्षा कर सके।
इसके एवज में कुछ दीजिएगा ना हमको, तो यहाँ का इसका मिनरल्स मांग रहा है अमेरिका। यही अमेरिका का काम है। क्या करता है, सबसे पहले तो युद्ध करवाएगा, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा इजराइल और ईरान के बीच में, यहाँ पे युद्ध करवा दिया और फिर युद्ध विराम करवा रहा है व्यापार के माध्यम से, कि अगर आप लोग युद्ध विराम नहीं करोगे तो व्यापार पे आपको पाबंदी लगा देंगे, व्यापार नहीं करेंगे आपके साथ, ऐसा जो धमकी देता है। रसिया यूक्रेन में भी यही केस है। रसिया यूक्रेन में भी जो अभी 3 साल तक वर्ल्ड युद्ध चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन को ये सपोर्ट करता है और अपने हथियार को बेचता है। ये इसी के आड़ में क्या बेचता है, अपने हथियार को बेचता है। पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के संदर्भ में भी यही किया, बोला कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो संघर्ष हुआ, हम अपने प्रयास से रुकवाए। पहले तो पाकिस्तान को फंड दिलवा दिया IMF के माध्यम से, फिर वर्ल्ड बैंक से भी दिलवा देता है इसको, खुद भी सहायता करवाता है, ठीक है, और फिर बोलता है कि हम जो है ना शांति के ये हैं, दूत हैं हम, ठीक है। तो इस तरह का आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये और ये है, इस आर्टिकल को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो ग्लोबल सिनारियो है किस बेसिस पे काम कर रहा है। क्योंकि अब जो है ना पूरा का पूरा व्यापार केंद्रित हो गया है, सब अपना हित देखता है। यहाँ पे अमेरिका भी देखता है कि अगर ये 2 देश लड़ रहे हैं तो मेरा क्या बेनिफिट होगा। जैसे चाइना के साथ देख लीजिए, चाइना के साथ समझौता कर रहा है क्योंकि उसको मिनरल चाहिए, क्योंकि जो रेयर जो मिनरल्स होता है या क्रिटिकल मिनरल्स होता है वो 90% जो ना चाइना ऑक्यूपाई करता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, तो हमको क्रिटिकल मिनरल चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए, इसलिए जो ना इस तरह के ट्रेड करता है या समझौता करता है अमेरिका। और यहाँ पे कुछ खास चीजें हैं नहीं है, तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है कि आप अपना एग्रीकल्चर और डेयरी जो प्रोडक्ट वाला जो सेक्टर है उसको खोल दीजिए मेरे लिए। ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में मक्का, जिसको मकई बोलते हैं हम लोग, उसका प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है और वो चाहता है कि भारत में जो मार्केट है 140 करोड़ का आबादी है, बहुत बड़ा मार्केट है, हम सप्लाई करें यहाँ से और यहाँ से धन अर्जित करें। लेकिन भारत सरकार के सामने मजबूरी है, अपना हित है, क्योंकि वो किसानों को छोड़ नहीं सकते। हमारे जो किसान है ना 85% जो मार्जिनल किसान है, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उनके पास, वो खेती भी करते हैं ना निर्वाह के लिए करते हैं, बस अपने पेट भरने के लिए। और ऐसे में अगर सस्ता प्रोडक्ट आ गया, अमेरिका GM फूड सप्लाई कर दिएगा भारत में, तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारा चैलेंजेस हैं MSP को लेकर, किसान हत्या को लेकर किसान के सामने, WTO का मुद्दा चल रहा है, अच्छा उनको मार्केटिंग नहीं मिलता है, ऑलरेडी वो कर्ज से जूझ रहे हैं, और ऊपर से हम अगर इस तरह का समझौता कर लेते तो हमारे हित के लिए नहीं होगा। आर्टिकल पढ़िएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी नया खेल नीति आ गया है 2025। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो नया खेल नीति आया है 2025, ये किसको विस्थापित करेगा। तो 2001 में बना था एक नीति, उसको विस्थापित करेगा। UPSC यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आपको बता दें कि जो नया खेल नीति आया है इससे भारत को क्या लाभ मिलेगा, टिप्पणी करें। मेंस में 8 नंबर में क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, चाहे आप कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन दे रहे हो PCS का, तो वहां पे आपको बताना है। सबसे पहला तो भारत का जो वैश्विक प्रोफाइल है वो बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, भारत में स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ेगा, भारत में स्पोर्ट्स के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़ेगा। फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स टूरिस्ट यहाँ पर बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे भारत अभी क्या कर रहा है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा भारत बोली लगाएगा और अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए संकल्प ले रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, पूरे विश्व का जो है ना यहाँ पे लोग आएंगे, देखेंगे, ठीक है, टूरिस्ट लोग आएंगे, फिर यहाँ पे लोग पैसा खर्च करेंगे, तो यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे प्रोडक्ट यूज होगा, जैसे खेल का सामान हो गया, फुटबॉल, बैट बॉल, ये सब भारत बनाएगा अपने यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, रोजगार जनरेट होगा, भारत की इकोनॉमी और भी बड़ा हो जाएगा। समझ रहे ना। तो आप ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के लिए। साथ ही आपको बता दें राज्य भी जो है ना स्पोर्ट्स को लेकर अपनी नीतियां बनाएगा और हमारा हेल्थ भी काफी अच्छा होगा। क्लियर है। चलिए, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आर्टिकल सबको लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। न्यूज़पेपर से अगर आप डरते हो न्यूज़पेपर पढ़ने से, बिल्कुल मत डरिए, आप चैनल से जुड़िए, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे सॉल्यूशन। देखिए चीन की चाल, कुल मिलाकर हम लोग बात करें, भारत क्या बोला है, भारत का क्या संकल्प है कि हमको 2047 तक क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है। वर्तमान में भारत के अगर स्टेटस से देखें तो परचेजिंग पावर पैरिटी पे 3rd नंबर पे आता है इकोनॉमी की अगर बात करें तो, और ऐसे नॉर्मल की अगर बात करें तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। साथ ही जो आपका क्या बोलते हैं उसको स्टार्टअप बोलते हैं ना, 3rd नंबर पे आता है भारत, फर्स्ट में अमेरिका आता है। तो भारत की ये पोटेंशियल आप देख रहे हो, भारत का 140 करोड़ का आबादी भी है, जहां की डेमोग्राफी डिविडेंड का स्थिति में है भारत। तो ये सब चाइना को अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर भारत डेवलप हो गया तो चाइना को दिक्कत हो जाएगा, चाइना डोमिनेट नहीं कर पाएगा। चाइना आपने देखा था ना, कुछ दिन पहले न्यूज में आया था 9 डैश लाइन, वो क्या बोलता है ना कि चाइना के अगल बगल जितनी भी कंट्री है वो सब चाइना का पार्ट है, और वो क्लेम करते रहता है।
जैसे अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम कर लेता है, सिक्किम को भी क्लेम कर लेता है, तो भारत बार बार विरोध करता है कि सुनिए आप थोड़ा ना दायरे में रहा कीजिए, न तो अभी हम तिब्बत को भी बोल देंगे ना मेरा पार्ट है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। तो भारत भी चाइना को आग दिखाते रहता है, लेकिन अभी भी कुछ मजबूरियां हैं भारत के सामने, कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक जो है ना जो सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए हमको चाहिए रेयर मिनरल्स, जिसको क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं, और 90% किसके पास है? चाइना के पास है, वहीं से हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। तो ये जो दुर्लभ धातु है ना, उसको सप्लाई को लेकर चीन आनाकानी कर रहा है, नियमों को क्या कर रहा है? कड़ाई कर दे रहा है, निर्यात को लेकर जो पॉलिसी है उसका उसमें चेंजेस कर दे रहा है। अब देखिए अमेरिका भी वही कर रहा है, जैसे कि हमको रक्षा के क्षेत्र में क्या बनना है? आत्मनिर्भर बनना है, तो जो तेजस जो फाइटर प्लेन है उसके सामान को देने में दिक्कत कर रहा है, सप्लाई को जानबूझ के देरी कर रहा है, तो इस तरह का जो है ना हरकत देखने को मिल रहा है। तो भारत के सामने ये सब चैलेंजेस है। सॉल्यूशन क्या है? आत्मनिर्भर बनना। इसलिए भारत जो है ना हर सेक्टर में अपने आप को कैपेबल बना रहा है कि हम अपनी जरूरतों का प्रोडक्शन अपने ही देश में करें। इसके क्या फायदा होंगे? रोजगार, गरीबी खत्म होगा, भारत अन्य देशों के साथ व्यापार कर पाएगा, अपना सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा, भारत चीजों को लेकर बैलेंस करेगा। ये देख लीजिए, ये क्या है? हाँ, ये एग्जाम्पल, वेस्ट एग्जाम्पल है। एक कौन है? मध्य प्रदेश के शहडोला की सांसद है वो, हिमाद्री सिंह। ये न्यूज में क्यों आ गई है? इन्होंने अपने बच्चे का दाखिला एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल या म्युनिसिपल स्कूल होता है ना, वहां पे इन्होंने दाखिला दिया है। और कई बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था कि जो सांसद है, एमपी हैं, एमएलए हैं या ऑफिसर हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तभी जाके वहां की गुणवत्ता सुधरेगा। आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट स्कूल का क्या हालत है अगर कुछ का छोड़ दिया जाए तो वहां का एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता सब शून्य है। ठीक है, कुछ कुछ का एग्जाम्पल अगर छोड़ दे तो कुछ बेहतर भी स्कूल हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको यही सब चीज़ देखने को मिलेगा। महिलाओं को, जो बालिका होती है, उनको शौचालय की व्यवस्था नहीं मिलेगा, पीने के पानी को लेकर दिक्कत होगा। आए दिन आपने देखा कि मिड डे मील का जो भोजन है उसमें छिपकली मिल जाता है, कभी केचुआ, कभी कॉकरोच मिल जाता है खाने को लेकर। तो ये भी सभी चैलेंजेस है। टीचर जो आते हैं बस अटेंडेंस पूरा करते हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ के बच्चे अगर निकलेंगे स्कूल से और जो एक बेहतर स्कूल होता है वहाँ के बच्चे अगर निकलेंगे तो कम्पीट कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, बहुत बड़ा चैलेंजेस है। लेकिन उन्होंने एक कहते हैं ना कि जंगल में आग लगा है तो एक लोटा से पानी जो है ना डालने का काम किया इन्होंने। अपने बच्चे का जो दाखिला है सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया है, और ये पूरा जो है ना मैसेज जाएगा बाकी लोगों को, ताकि जो वहाँ की सरकारी स्कूल है वो बेहतर से काम कर सके। ठीक है, पढ़िएगा इसको, बहुत मजा आएगा। उसके बाद यहाँ पे राफेल को लेकर काफी न्यूज में चल रहा है। भारत पता नहीं राफेल कहाँ से खरीदा है, फ्रांस से खरीदा है। वाला फैक्ट याद रखिएगा, 26 राफेल का यहाँ पे समझौता हुआ है। तो चाइना क्या किया ना, अब चाइना डोमिनेट करना चाह रहा है कि हम जो है ना रक्षा उत्पाद को अन्य देशों को सप्लाई करें। राफेल की जगह जो कस्टमर है, राफेल का कस्टमर है, वो हमसे हथियार खरीदे। अब तो इसी का फायदा उठाया चाइना। जो पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइल या इक्विपमेंट का यूज हुआ भारत के खिलाफ, वो चाइना निर्मित देखने को मिला। ठीक है, और इन्होंने जो चाइना जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राफेल का जो इमेज है, जो उसकी छवि खराब करने का कोशिश किया कि पाकिस्तान के द्वारा जो है राफेल को मार गिराया गया। इस तरह के जो भ्रामक न्यूज फैलाया गया, पूरा का पूरा आर्टिकल में लिखा हुआ है, चीज को पढ़िएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा चाइना? चाइना अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, लोगों को दिखाना चाह रहा है कि राफेल से भी बेहतर हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास हथियार है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है, ध्यान रखिएगा। तो इंडोनेशिया भी जो है राफेल खरीद रहा है। और आपको बता दें भारत जो ना ब्रह्मोस मिसाइल को किसको बेचा है? अभी फिलीपींस को बेचा है, ये भी ध्यान रखिएगा। सुखोई भारत कहां से खरीदता है? ये खरीदता है रूस के साथ। राफेल फ्रांस के साथ। ठीक है, मिराज कहां से खरीदता है? फ्रांस के साथ। तो ये सब जो इक्विपमेंट भारत खरीदा है, अब भारत क्या करना चाह रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी बनेगा, जो भी हथियार खरीदेंगे ना, आपको टेक्नोलॉजी शेयर करना होगा भारत के साथ। ऐसा समझौता भारत कर रहा है। ठीक है, ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। और आपने देखा था न्यूज में भी देखा था कि कई बार ऐसा दिखाया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से भारत की जो है मिसाइल या फाइटर प्लेट को मार गिराया गया है। ऐसा जो न्यूज़ बन रहा था ना, ये चाइना कर रहा था जानबूझ के। ठीक है, ये सब चीज़ जो है ना चाइना के द्वारा क्रिएट किया गया था। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्या कर रहा था? वो इमेज क्रिएट कर रहा था और दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये हो रहा है बात आतंकवाद को लेकर। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ब्रिक्स का समिट हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर गए हैं। इन्होंने कहा कि जो आतंकवाद को लेकर जो दृष्टिकोण है विश्व का, वो एक होना चाहिए। ठीक है, दोहरा नीति नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे इंडिकेशन किया गया है वेस्टर्न कंट्री को और अमेरिका को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ये लोग जो है ना डुअल नेचर को अडॉप्ट करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को फैलाता है, फिर भी उसको फंड दिलवा देते हैं। ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। तो प्रधानमंत्री और जो ग्लोबल साउथ के जो मेंबर हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि अब जो वैश्विक जो गवर्नेंस जो सिस्टम है उसमें चेंजेस करना होगा, उसमें सुधार करना होगा। और ये सुधार तभी होगा जब ग्लोबल साउथ को यहाँ पे उनके बातों को ध्यान में रखा जाए। तो ध्यान रखिएगा इसको। ग्लोबल साउथ में जो है ना 2/3 जो पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन है और भारत ग्लोबल साउथ के माध्यम से जो है ग्लोबल जो व्यवस्था है उसमें चेंजेस करने का जो है पहल कर रहा है। ध्यान रखेंगे आप इसको, मेंस में यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब देख लीजिए 2035 तक के बाद से देश में कोयले आधारित जितना भी बिजली उत्पादन है उसको रोक लगाया जाएगा। भारत का एक नया संकल्प है। ठीक है, जब ये आर्टिकल पढ़ेगा ना तो 2-3 फैक्ट आपको समझ में आएगा कि भारत का क्या क्या मिशन है। भारत का पहला मिशन क्या है कि 2070 तक हम नेट जीरो को प्राप्त कर लें। नेट जीरो मतलब हम कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर दें। दूसरा क्या है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी को प्राप्त करें। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा और पूछा भी गया है। थर्ड क्या पूछेगा आपसे, और क्या है यहाँ पे, क्या चैलेंजेस है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, क्या चैलेंजेस है। फंड का अभाव है भारत के पास, टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है यहाँ पे दिक्कत, भंडारण प्रणाली को लेकर दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप। और 2047 तक एक और लक्ष्य है कि हम जो है ना 100 गीगावाट बिजली उत्पादन करेंगे परमाणु से, परमाणु ऊर्जा से। ठीक है, तो ये सब जो संकल्प है ना भारत का, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब चीज आपको नहीं मिलेगा एक जगह, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम गलत चैनल पे आ गए हैं या गलत हम वीडियो देख रहे हैं। ये क्या है, देखिए भारत अभी जो है ना 12 से अधिक देशों के साथ बातचीत कर रहा है, समझौता कर रहा है कि हम ट्रेड को लेकर, क्योंकि भारत को जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में और कृषि सेक्टर में हब बनना होगा। इसलिए जो है ना सऊदी अरब हो गया, कतर, इजराइल, ओमान, सभी देशों के साथ बातचीत चल रहा है। यहाँ पर BIT एक शब्द दिखने को मिल रहा है। BIT क्या होता है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड। इससे क्या होता है ना कि अगर द्विपक्षीय हम लोग व्यापार समझौता करते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर सुरक्षा मिलेगा आपको। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BPSC से क्वेश्चन पूछ रहा है या अदर स्टेट पीसी से भी पूछेगा। अभी हाल ही में एलन मस्क, ठीक है, के द्वारा नया पार्टी बनाने का ऐलान किया गया। उस पार्टी का नाम बताइए। पहला क्या लिख देगा, द रिपब्लिकन पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी या अमेरिका पार्टी। तो अमेरिका पार्टी आंसर हो जाएगा पहला। आपको बता दें ये पहले ना डोनाल्ड ट्रंप के जो सरकार है ना उसमें एक मंत्री थे, एक डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे। उस डिपार्टमेंट का नाम था दक्षता विभाग। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बहुत लोग इसको इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन जो पेपर देख रहे हैं ना, अब वो एग्जाम देखिए जब आएंगे ना तो उनका अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे, और टेस्ला और स्पेस एक्स का जो CEO है कौन है, एलन मस्क है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और भारतीयों को बिना, देखिए गोल्डन वीजा को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा है, अभी हाल ही में किस देश ने भारत को गोल्डन वीजा देने का मतलब लेकर जो है समझौता किया है, तो इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर है, ध्यान रखेंगे आप। और ये क्या है, प्रकृति के प्रति सम्मान भावपूर्ण। कुल मिलाकर ये उत्तराखंड का न्यूज है। एक पेड़ मां के नाम अभियान जो है ना जैव विविधता को प्रमोट करने के लिए, पेड़ की संख्या को बढ़ाने के लिए ये जो है ना एक पेड़ मां के नाम अभियान लागू किया गया। और याद रखिएगा जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में, ये भी याद रखिएगा। और बता दें आपको, अगर पौधा बढ़ता है, अगर हमारा जो है ना पौधा बढ़ेगा, पेड़ पौधों की संख्या बढ़ेगा, तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा हमारा। ठीक है, इससे क्या होगा, टूरिस्ट लोग आएंगे। क्या, कौन लोग आएंगे, टूरिस्ट लोग आएंगे। और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगा, पर्यटन बढ़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोजगार जनरेट होगा, अच्छी खासी जो है GDP में योगदान होगा। तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर सब यही सब एक चीज के इर्द गिर्द घूमते रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नेट ग्रिड क्या है, ये सुर्खियों में क्यों रहा था, तो आपको बता दें ये एक डाटा है, नेट ग्रिड, और रियल टाइम में आपको डाटा मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे बना के भी भेजे हैं, इसको आप लोग अटेम्प्ट लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन रहेगा ना सारे करंट वाले रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी परिवर्तन एजेंसी है, चाहे CBI हो, IB हो, स्टेट पुलिस हो, सब मिलकर काम करें और यहाँ पे नेट ग्रिड का यूज करें। आप लोग रियल टाइम डाटा को शेयर करें और डाटा का यूज करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है
बीपीएससी 71 को लेकर, तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं। और आपको जो है ना कुछ मिनटों में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे जो है आपको आंसर लिखना होता है फ्लो चार्ट के माध्यम से, क्या क्या फैक्ट को आपको याद करना है, कौन कौन सा पॉइंट आपको डालना है, कुछ भी नहीं आता तो कैसा लिखना है, सब कुछ टेक्निक सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए कैस्पियन सी देख लीजिएगा, मैंने कई बार इसको जिक्र किया था, कौन कौन सा कंट्री के साथ सीमा साझा करता है, ईरान के साथ कर रहा है, न्यूज में है इसलिए इसको कवर कर रहे हैं। मेडिटेरियन सी भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है, स्पेन जो है ना साझा करता है, और फ्रांस से हम लोग करते हैं राफेल ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इजराइल न्यूज में चल रहा है, ये भी मेडिटेरियन सी को सीमा साझा करता है। ये गाजा पट्टी ध्यान रखिएगा, हर बार वेस्ट बैंक पूछ लेता है। ये ग्रासलैंड याद रखिएगा, ट्रॉपिकल वाला। अभी कच्चू तीवू जो आइलैंड है वो पूछ लेगा, भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित है। ये साउथ वाले पहाड़ को ध्यान रखिएगा, नीलगिरी को लेकर बहुत पूछता है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पूछ रहा है बहुत बार बार। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। दो चीज आपसे अपील है, आप लोग वीडियो देखते हैं ना, कैसा लगा इसके बारे में जरूर लिखें। दूसरा क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें। कुछ लोग देख रहे हैं बढ़िया से, कुछ लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि सारा डाटा मेरे पास आ जाता है। अगर इसमें कुछ कमी है तो आप लोग बताइए, उसमें हम लोग ऐड करेंगे। क्लियर? और हाँ, और क्या, बस ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम लिंक जो है ना हमारे वीडियो के कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।